हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज के पूरे वीडियो में हम चाइना के संविधान रिलेटेड बहुत सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको वीडियो में बने रहना है और आपको चाइना के बारे में पूरा जानकारी जानना है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभजनक होगा, जो कि आपके एग्जाम के दौरान बहुत ही मदद करने वाला है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे, पहले तो हम चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग प्रोसेस को देखेंगे, जहाँ पर हम डेवलपमेंट कैसे हुआ था, चाइना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरे में हम यहाँ पर उसके व्यवस्था के बारे में, फीचर्स, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर उसके विशेषता के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देन आएगा हम एनपीसी, जो कि उनके पार्लियामेंट, जैसे हमारे इंडिया में संसद होता है, तो वैसे उनका जो एनपीसी के बारे में, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के बारे में भी यहाँ पर हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। और आखिर में जो कि उनके संवैधानिक धारा आर्टिकल्स के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना एक विकसित देश है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, इकोनॉमिकली भी बहुत ही एम्पावर है। तो उस चाइना के बारे में आज हम पूरे जानकारी लेंगे। आज हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि चाइना के संविधान में क्या क्या मूल भाव दिया गया है और उससे लोगों का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन को एक ब्रीफली हम स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन कैसे हुआ था। चाइना को ऑफिशियली बोला जाता है पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना और उसके संविधान को बोला जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि 5th नेशनल कांग्रेस दिसंबर 4, 1982 को एडॉप्ट किया गया था और उसमें रिवीजन बार बार पीरियोडिकली होता रहा है, जो कि 1988, 1993, 1999, 2004 और 2018 में कुछ कुछ परिवर्तन लाया गया है। फ्रेंड, हम रिसेंटली जानते हैं कि चाइना के राष्ट्रपति को आजीवन काल राष्ट्रपति बने रहने का अनुमति दिया गया है। वो जब तक चाहे वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये एक बदलाव चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें देखने को मिला था। फ्रेंड, हम जानते हैं कि चाइना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग था। अभी जो मैं रिसेंटली 1982 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला, वो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अभी हम चाइना में देखते हैं उसका कंट्री शासित होता है। मगर उससे पहले भी बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया था। कब कब हुआ था? पहला हुआ था 1954 में, देन हुआ था 1975 में हुआ था, देन 1978 में हुआ था, जहाँ पर कुछ कुछ ऐसा चीज़ में वहाँ पर एडॉप्ट किया गया था जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही आकर्षणीय बनाता था। मगर उससे भी बियॉन्ड जाकर 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीज़ को एकत्रित करके वो अच्छा वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्या वो निर्णय लिया था, जहाँ पर दोनों आइडियोलॉजी देखने को मिला था। एक तरफ हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी भी कुछ पाते थे और कुछ कुछ हम वहाँ पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी पाते हैं। मगर ज़्यादातर बोला जाता है कि वो वहाँ पर माओइज्म, लेनिज्म और मार्क्सिज्म के फिलोसफी और आइडियोलॉजी को चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अनुप्रेरित किया गया था। चाइना को अपना खुद का संविधान पहली बार 1954 को मिला था, जिसका मूल दायित्व तो माओ जेडोंग ने लिया था। माओ जेडोंग ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था सीपीसीसी, जिसका फुल फॉर्म है चाइनीज पीपुल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, जो कि 662 डेलीगेट थे और उस 662 डेलीगेट ने मिलकर चाइना का संविधान का मूल भाव बनाया था और उसमें 31 आर्टिकल्स वहाँ पर इंक्लूड किए थे। उसके बाद उस चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत ही बदलाव लाया गया था। वहाँ पर सोचा गया था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ अलग करने के लिए, और फिर से 1975 1978 के पीरियड में फिर से उसमें कुछ पुनर्बार कुछ बदलाव लेकर वहाँ पर फिर से कॉन्स्टिट्यूशन का रिफॉर्मेशन किया गया था। हम जानते हैं कि उस इतना बड़ा गैप पीरियड में बहुत सारा हम रिवोल्यूशन देखने को मिला था। जैसे कि हम बोल सकते हैं कल्चरल रिवोल्यूशन, जो कि 1966 से 1976 हुआ था। साथ ही साथ ओपियम वॉर भी 1839 1868, देन बॉक्सर 1899 तो 19 बहुत सारे इसे वॉर के चलते हुए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ही तकलीफ भी हुआ था। चाइना का संविधान 5 सेक्शन में डिवाइड होकर हुआ है। उस 5 सेक्शन में 4 पार्ट है और एक प्रेम्बुल है। प्रेम्बुल में ज़्यादातर दर्शाया गया है कि किस प्रकार का राष्ट्र, जैसा कि हम बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, उनके वहाँ पर लिखा गया है सोशलिस्ट स्टेट। और उसके फर्स्ट चैप्टर में, जो कि है जनरल प्रिंसिपल के बारे में लिखा गया है, चैप्टर 2 में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन के बारे में लिखा गया है, और चैप्टर 3 में स्टेट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में लिखा है, किस प्रकार का राष्ट्र होगा और कौन कौन व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होंगे।
और उसके चैप्टर 4 में नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम के बारे में वहाँ पर लिखा गया है। कॉमन प्रोग्राम 1949। कॉमन प्रोग्राम 1949 हमें ये बताता है कि चाइना का संविधान कैसे बनाया गया था और वहाँ पर कैसे डेमोक्रेसी का व न्यू डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट कैसे किया गया था, और वहाँ का जो डोमिनेंट रूलर कुओमिंटांग जो कि चाइना के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे, उनको कैसे ओवरथ्रोन करके चाइना में कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में सरकार का गठन कैसे हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड, हम जानते हैं कि पीपीसीसी को दायित्व मिला था कि चाइना के लिए एक संविधान बनाने के लिए, जो कि अपना पहला मीटिंग 21 सितंबर 1949 को आयोजित किया गया था, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा वहां पर और 8 पार्टी के मेंबर सब पार्टिसिपेट किए थे। तो फर्स्ट सीपीसीसी क्या किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का निर्माण किया था, जो कि कॉमन प्रोग्राम के बेसिस में था, जो कि इंटरियम कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उसको किया गया था, जहां पर प्रस्ताव था कि कैसे एक सरकार का गठन हो और वहां पर अपने देश का नाम, सिंबल और वो सब चीज़ के बारे में वहां पर निर्णय किया गया था। और पहली बार क्या क्या हुआ था कि न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्ति किया गया था? माओ जेडोंग को किया गया था। वो थे सेंट्रल पीपुल गवर्नमेंट के चेयरमैन थे। तो उसके साथ साथ हम जानते हैं कि 1 अक्टूबर 1949 को चाइना को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र व इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में घोषित किया गया था। तो पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट, जो कि अगले 5 साल तक कॉमन प्रोग्राम के मुताबिक चला था, जो कि एक डेमोक्रेसी का मुल्क को लेकर चल रहा था, जो कि और कभी भी हमें चाइना संविधान में और चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी देखने को नहीं मिला था। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ के बारे में बोला गया है, जैसे कि आर्टिकल के रूप में उसमें से कॉमन प्रोग्राम में कुछ ऐसा आर्टिकल दिया जा गया था, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 3 में, उसके बाद बोर्ड जूजिस आर्टिकल नंबर 13 में, ऐसे सब ये सब आर्टिकल हम कॉमन प्रोग्राम से हम ड्रॉ आउट किए थे, यहाँ पर दर्शाता है। फ्रेंड, अभी हम देखेंगे कि 1954 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सब हुआ था। हम जानते हैं कि 24 दिसंबर 1952 को एक रिसोल्यूशन पास किया गया था प्रीमियर जाओ एनलाई को, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के थे, जो कि 43rd मीटिंग ऑफ सीपीसीसी में स्टैंडिंग कमेटी को एक दायित्व दिए थे कि एक न्यू परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। साथ ही साथ उसको कब पास किया गया था? 13 जनवरी 1953 को। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि द सेंट्रल पीपुल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए 30% ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कितना परसेंट को वहाँ पर चुना गया था? 30% को चुना गया था, जिसको हेड किए थे कौन? माओ जेडोंग। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयर थे, उसके हेड थे कौन? माओ जेडोंग। उनके लीडरशिप में वो 1954 कॉन्स्टिट्यूशन का पुनर्बार अच्छे से और बेहतरीन तरीके से उसको बनाया गया था। 20 सितंबर 1954, जो कि एग्जैक्टली 5 साल बीत चुका था कॉमन प्रोग्राम का बनते हुए, और फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि नेशनल पीपुल कांग्रेस एनोमिनसली अप्रूव द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो 1954 कॉन्स्टिट्यूशन को वो बहुत ही बहुमत के साथ उसको पारित किया गया था, जिसको हम आज का 1954 कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फ्रेंड, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या सब चीज़ मिला था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एक प्रेम्बुल का निर्माण हुआ था, साथ ही साथ वहाँ पर 108 आर्टिकल्स को 4 भाग में डिवाइड किया गया था, और वहाँ पर स्पेसिफाई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर के बारे में वहाँ पर डिसाइड किया गया था कि किस प्रकार का सरकार होगा और उसका क्या क्या सब सिस्टम और स्ट्रक्चर होगा, उसके बारे में भी उसमें हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ चैप्टर 2 में 1954 कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कंपोज के बारे में बोला गया है कि जो कि 6 स्ट्रक्चरल पार्ट में डिवाइड हुआ था, और उसका जो हाईएस्ट ऑर्गन किसको लिया जाता है? नेशनल पीपुल कांग्रेस को, जो कि उसका लेजिस्लेटिव बॉडी को हाईएस्ट ऑर्गन के रूप में लिया जाता है, जो कि हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी था वहाँ पर, जिस एग्जीक्यूटिव बॉडी 2 लोगों को विशिष्ट था, जो कि प्रेसिडेंट और एक स्टेट ऑफ काउंसिल। प्रेसिडेंट जो कि हम बोल सकते हैं कि एक राष्ट्र का प्रमुख, और स्टेट काउंसिल जो कि क्या करता था? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था जो कि बाकी सब काम को फंक्शन करता था, जिसके हेड थे प्रीमियर। प्रीमियर वहाँ का हेड होते हैं, और वो ही देखते हैं कि एक राष्ट्र कैसे सुरक्षित भाव से शासित हो सके। 1954 कॉन्स्टिट्यूशन का खासियत था कि जो कि उसका जो जुडिशियरी सिस्टम टॉप टू बॉटम पूरा हायरार्किकल मैनर में अरेंज होकर था, जिसको हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम पीपुल कोर्ट। जैसे कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ पर बोलते हैं सुप्रीम पीपुल कोर्ट, और अदरवाइज उसको बोला जाता है कि सुप्रीम पीपुल प्रोसिक्यूटर भी बोला जाता है, जो कि वो जुडिशियल मैटर में अपना काम को अच्छे से निभाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट और ड्यूटी के बारे में भी वहाँ पर लिखा गया है। फ्रेंड, अभी हम बात करेंगे 1975 कॉन्स्टिट्यूशन को। 1957
जो कि एंटी राइस्टिस मूवमेंट मार्क बिगनिंग हुआ था। वहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट एक छेड़ा गया था, जिसके चलते हुए वहाँ पर बहुत सारा रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा था। जैसे कि उनमें से एक था कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो कि 1966 से लेकर 1976 के पीरियड में हुआ था, जहाँ पर 1966 जो प्रेसिडेंट लियो स्विंग थे उनका पॉलिटिकल डिनाउंस हुआ था और 97 प्लेस अंडर हाउस अरेस्ट। 1975 को माओ जेडोंग और उनके जितने भी सहयोगी ने डिसाइड किया कि हमारे चाइना के लिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो कि हमारा 1975 कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उभरा, जहां पर प्रेसिडेंट के पावर को डिसओबिलाइज किया गया और वहां पर उनको निकाल कर खदेड़ फेंक दिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो सुप्रीम थे वो ही बने वहाँ के रूलर, जो कि माओ जेडोंग थे। तो यहाँ पर और एक चीज़ के बारे में बोला गया है कि फॉर्मल ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट वेट टू परफॉर्म बाय द चेयरमैन ऑफ द नेशनल पीपुल कांग्रेस। जो एनपीसी के चेयरमैन थे, अभी जो प्रेसिडेंट करते थे ड्यूटी, वो ड्यूटी अभी कौन करेंगे? एनपीसी के चेयरमैन। और द यहाँ और एक चीज़ बोला गया है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट बाय रिवोल्यूशनरी कमिटी ऑल्सो फॉर्मलाइज। तो यहाँ पर क्या क्या कि पूरा सरकार को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारा स्टेप को यहाँ पर लिया गया है। 1975 कॉन्स्टिट्यूशन 30 आर्टिकल्स को शॉर्टेन करता था, जहां पर फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी ऑफ सिटीजन वाज ग्रेटली शॉर्टेन। तो वहां पर ज़्यादा गुरुत्व किसको दिया गया था? फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी को। साथ ही साथ यहां पर बोला गया है कि गारंटी रिमूव इंक्लूड द राइट टू प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी, फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम एमॉन्ग अदर ह्यूमन राइट। तो यहाँ पर ज़्यादातर देखें तो 1975 कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स से जुड़ी बहुत सारे राइट्स के बारे में यहाँ पर बोला गया था। 1975 कॉन्स्टिट्यूशन का और एक सिग्निफिकेंट है कि जो भी जितना भी आज हम देख रहे हैं 1975 कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ज़्यादातर 1954 कॉन्स्टिट्यूशन से और उसके आइडियोलॉजी से बहुत ही अनुप्रेरित है। ज़्यादातर हम जानते हैं कि चाइना कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लिखा है वो 3 आइडियोलॉजी से ज़्यादातर प्रेरित है, जो कि मार्क्सिज्म, लेनिज्म और माओ जेडोंग के थॉट। हम जानते हैं जो भी आज चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है वो बहुत सारा चीज़ वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब रशिया में संविधान बना था, उससे ही ज़्यादातर वो ड्रॉ आउट करते हैं, और उनके मुताबिक उनके आइडियोलॉजी और उनके जो थॉट ऑफ माइंडसेट थे उनसे ही वो ज़्यादातर ये लोग बोरो किए थे। अब हम डिस्कशन करेंगे 1978 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1978 कॉन्स्टिट्यूशन में ये खासियत था कि उस समय माओ जेडोंग जो कि उनके सुप्रीम लीडर थे वो उनका देहांत हो चुका था। वहाँ पर अभी गैंग ऑफ फोर जो कि अभी डोमिनेट चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरे थे, जो कि 1978 कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोमोट करे थे, जो कि उनका चेयरमैन थे हुआ गुफाइंग। उस 1978 कॉन्स्टिट्यूशन में 60 सेक्शन था, जिसको 4 चैप्टर में ही डिवाइड हुआ था, और ज़्यादातर वहाँ पर माओज मोरल अथॉरिटी, माओ मोरल फिलोसफी को ज़्यादातर गुरुत्व दिया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर और अब बात देखें तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आइडियोलॉजिकल टर्न ऑफ 1975 कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखने को मिलता है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 60 में स्टेट ऑफिशियल मस्ट डिक्लेयर स्टडी मार्क्सिज्म, लेनिज्म, माओजिंग थॉट, ये सब के बारे में बहुत ही गुरुत्व दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर एक सोशल डेमोक्रेसी के बारे में भी बोला गया था। साथ ही साथ 1954 सिस्टम को ज़्यादातर यहाँ पर रिस्टोर किया गया था। तो ये सब चीज़ हमें 1978 कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला था। फ्रेंड, अब हम बात करेंगे 1982 कॉन्स्टिट्यूशन को। 1980 कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत सारे एरर जो फ्यूचर 1954, 1975, 1978 में किया गया था उसको सुधारने की यहाँ पर चेष्टा किया गया था, और बहुत सारे यहाँ पर रिफॉर्म लाया गया था टाइम पीरियड के हिसाब से। हम उस टाइप का अमेंडमेंट देखने को मिला था 1988, 1993, 1999, 2001, 2018 में बहुत सारा ऐसा रिफॉर्म लाया गया है ताकि उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म हो सके और वो बहुत ही प्रगतिशील के तरफ आगे बढ़ सके। द करेंट कॉम्प्लीटेशन डेट फ्रॉम 11 मार्च 2018, तो 11 मार्च 2018 को लास्ट बार उसमें अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें चाइना के राष्ट्रपति को आजीवन काल राष्ट्रपति बने रहने का अनुमति दिया गया था। जब तक चाहेंगे वो चाइना के राष्ट्रपति बने रहेंगे। फ्रेंड, हमें 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर डेंग जिनपिंग के फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी के बारे में देखने को मिलता है, जहाँ पर वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन के बारे में बोलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर वो बोले हैं कि हमें ना कि खाली सामाजिक स्तर पे हमें चाइना को आगे बढ़ाना है, ताकि साथ ही साथ हमें अर्थनीतिक स्तर पे भी उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो पहले हम जो देखे थे कि 1975 और 1978 में जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट को एबोलिश किया गया था, उसको पुनर्बार री एस्टैब्लिश 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में वो उन्होंने पुनर्बार किया था।
अगर हम 1982 कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहाँ पर 5 मेजर रिवीजन किया गया था एनपीसी के द्वारा। फर्स्ट देखते हैं तो 1936 जो कि है उनका मॉडल, जो सोवियत यूनियन, जो रशिया के रोल मॉडल्स के मुताबिक चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और बहुत ज़्यादातर जो भी रशियन व सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला था वो सब चीज़ भी चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला था, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी एक दूसरे से मिलता जुलता था। 1982 कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत ही लेंदी था, हाइब्रिड डॉक्यूमेंट था, जहां पर 138 आर्टिकल देखने को मिलता है, जो कि लास्ट सेक्शन डायरेक्टली अडॉप्ट करता है 1978 कॉन्स्टिट्यूशन से। और बहुत सारे चेंजेस जो कि डिराइव फ्रॉम द 1954 कॉन्स्टिट्यूशन किया हुआ था। स्पेसिफाई द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द एम्फासिस क्लास स्ट्रगल प्लेस टॉप प्रायोरिटी डेवलपमेंट ऑन इनकरप्टिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट नॉन पार्टी ग्रुप दैट कैन प्ले सेंट्रल रोल इन मॉडर्नाइजेशन। तो ज़्यादातर यहाँ पर पीपुल को देखते हुए यहाँ पर ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया है, जहाँ पर पीपुल को ज़्यादातर गुरुत्व दिया गया है। इसीलिए हम जो भी चीज़ देखते हैं वो अपने संविधान में पीपुल को लेकर ही जड़ित होता है, जिसीलिए बोला जाता है एनपीसी नेशनल पीपुल कांग्रेस हो या सुप्रीम पीपुल प्रोसिक्यूटर, सब पीपुल से जुड़ित होता है। इसीलिए यहाँ पर लोगों को गुरुत्व देकर ही संविधान का निर्माण हुआ था। साथ ही साथ 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को अप्रूव करने की भी बात हुआ था, जैसे कि क्लास स्ट्रगल यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम बहुत बार देखे हैं, रशिया में भी देखने को मिला था, जहाँ पर हैव्स और हैव्स नॉट के बारे में ज़्यादातर जिक्र किया गया था। वैसे ही यहाँ पर चाइना में भी स्ट्रिक्टली बैन किया गया था कि कोई भी किसी व्यक्ति को अपने क्लास को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन डिनोट चाइना एज ए सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि सामाजिक स्टेट जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में बिलीव करता है, जो कि डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप मीनिंग के बिलीव करता है, और उसका जो कम्युनलिस्ट है आइडियोलॉजी जो कि वर्किंग क्लास और पीजेंट क्लास को लेकर ही यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ है, जो कि समाज में एक संतुलन बनाए रखने का काम करेगा। ये है चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का मूल भाव, आर्टिकल नंबर 1 में हमें दर्शाता है। फीचर ऑफ चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चाइना के बारे में मैं और बहुत सारा तथ्य देना चाहता हूं, ताकि वो आपको एग्ज़ाम के दौरान अपने एग्जामिनेशन पेपर लिखने में मदद कर पाए। फ्रेंड, चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। चाइना का ऑफिशियल नाम है पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PRC भी बोलते हैं, जो कि हमें ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। चाइना का कैपिटल है बीजिंग और उसका सबसे बड़ा शहर है शंघाई। चाइना में एकमात्र पार्टी हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और जो करेंसी चाइना में प्रिवेल होता है उसको बोलते हैं रुमेनबी व यान बोला जाता है। अभी वर्तमान चाइना के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। उनको लेकर एक खबर चर्चा में आया था कि वो लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट के रूप में चाइना में घोषित कर दिया गया है, वो अपने जीवन काल तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। चाइना ने अपने आप को रिपब्लिक 1 अक्टूबर 1949 को किया था, उस दिन उनका इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी माना जाता है। फ्रेंड, दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट है चाइनीज़ पार्लियामेंट, जिसका नाम है NPC नेशनल पीपुल कांग्रेस। जैसे इंडिया में हम संसद बोलते हैं, वहाँ पर NPC बोला जाता है। वहाँ पर कुल 2980 मेंबर चुनकर जाते हैं, तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 3000 मेंबर वहाँ पर चुनकर जाते हैं। चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार रिवाइज हुआ था, जो कि 1954 से लेकर 1975 तक, 1975 से लेकर 1978 तक, और आखिर में 1982 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था, और उसको ही हम एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, जहां पर हमें 138 आर्टिकल्स देखने को मिलता है। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे 18 साइलेंट फ्यूचर ऑफ चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि 1982 कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही आधारित होगा, क्योंकि फ्रेंड हम जानते हैं कि 1982 कॉन्स्टिट्यूशन उनका फाइनल संविधान था व फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके मुताबिक ही उनके संविधान में बहुत सारे चीज़ों को अडॉप्ट किया गया था। अगर हम फ्रेंड बात करें चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर जो होगा मार्क्सिज्म, लेनिज्म और माओइज्म के ऊपर ही आधारित होगा, क्योंकि अगर हम बात करें जो चाइना एज ए स्टेट जो बना था वो इन 3 प्रिंसिपल को लेकर ही बना था। अगर हम बात करें उसमें मार्क्सिज्म का आइडियोलॉजी भी देखने को मिलता है, लेनिज्म का आइडियोलॉजी भी मिलता है, और माओइज्म जो कि उनके फाउंडिंग फादर हैं उनके भी आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलता है। अगर एक प्रकार से देखें, आज जो चाइना है वो रशिया के जो रिवॉल्यूशन से बहुत ही अनुप्रेरित था, बहुत ही मोटिवेट था। सेकेंड फीचर जो है प्रेम्बुल ऑफ 1982 कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो पर हम पता लगाएंगे कि उन 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सब विशेषताएं था जिसके कारण प्रेम्बुल ऑफ 1982 कॉन्स्टिट्यूशन इतना महत्व उनके
कंट्री के गठन में रखता है। अगर हम बात करें 1982 कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सोशलिस्ट स्टेट के बारे में बताता है, जहां पर पीपुल वेलफेयर को ज़्यादा इन्होंने प्रायोरिटी दिया था। उनका और एक फीचर्स जो कि है ए सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अपने समाज को, अपने समाज में रहने वाले लोगों को इंपॉर्टेंस देना। तो चाइना ने ये बेसिक प्रिंसिपल को अपने संविधान में जगह दिया था, जहां पर वो चाहते थे कि कैसे लोग अपने सोशल लाइफ को और बेहतर बना पाएं और एक अच्छा जीवन यापन कैसे जी पाएं, उसको ज़्यादा उन्होंने वैल्यू दिया था। वैसे और एक फीचर्स के बारे में बात करें जो उनका था, फेथ इन पंसिल एंड ओपोजिशन टू इंपेरियलिज्म। अगर हम बात करें, वो पंसिल के जो नीति था उसके ऊपर वो ज़्यादा प्रभावित थे। वो पंसिल नीति के आधार पर दूसरे देशों के साथ संबंध भी रखते थे और साथ ही साथ यहाँ पर वो इंपेरियलिज्म व मोनार्चिकल रूल को वो यहाँ पर अपोज करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी राजा आकर उनके देश को शासित करे। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक विशेषता था, वो रिटेन एंड एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था। अगर हम चाइना के संविधान को देखें तो टोटल यहाँ पर उसको 4 बार रिवाइज किया गया था ताकि हमें एक अच्छा से अच्छा संविधान मिल पाए बोलकर चाइना में उसको 4 बार रिवाइज हुआ था, जो कि 1954 से लेकर 1975, 1982 तक यहाँ पर बहुत बार उसको रिवीजन के बाद ही उसको एक स्वीकृति मिला और वो संविधान के रूप में चाइना में लागू हुआ था। फ्रेंड, अभी हम बात करेंगे चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर जो था कॉन्टिन्यूड फेथ इन मार्क्सिज्म, लेनिज्म, माओइज्म बट विथ ए न्यू अप्रोच। अगर हम बात करें 1982 कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहाँ पर मार्क्सिज्म, लेनिज्म और माओइज्म के फिलोसफी व थॉट को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जो भी उनका विचारधारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसमिट हुआ है। बट at the same time, it indirectly admits some past mistakes when it seeks to right the wrong that result from the cultural revolution of 1960। अगर हम बात करें तो 1960 में जो घटना घटित हुआ था, जो कि कल्चरल रिवोल्यूशन के रूप में उभरा था, वो सब घटना को भी यहाँ पर वो इनडायरेक्टली एडमिट किए हैं और वो सब मिस्टेक को भी वहाँ पर ये सुधारने की कोशिश किए हैं। It advocates the needs to maintain the process of streamlining and strengthening the institution framework that had been initiated in the post-Mao year. Retreat from the Cultural Revolution was presented in soft way and new political norm and principle were incorporated। तो जनरली वो जो सबक उनको कल्चरल रिवोल्यूशन से मिला था वो पुनर्बार उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। वो कैसे एक समाज का निर्माण हो पाए अच्छे से, कैसे एक समाज अच्छे से फंक्शन कर पाए, उसके ऊपर ज़्यादा गुरुत्व देने के लिए यहाँ पर वो बात किए हैं, जहां पर उसके फ्रेमवर्क को एक ऐसे हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि उनका जो फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रॉपर वे में हो पाए। ए न्यू फेथ इन डिसेंट्रलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हैज बीन एक्सप्रेस। अगर हम फ्रेंड बात करें जो न्यू अप्रोच में उन्होंने दो चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया था, एक था डिसेंट्रलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से क्या होगा कि उनका देश आगे बढ़ेगा। लिबरलाइजेशन से क्या होगा, एक मार्केट इकोनॉमी क्रिएट होगा, जिसका थ्योरी डेन जिनपिंग ने दिया था। वो सोचते थे कि मार्केट इकोनॉमी के थ्रू ही चाइना प्रोग्रेस कर सकता है, चाइना में अपलिफ्टमेंट आ सकता है। इसका मूल लक्ष्य ये था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सिस्टम इन द न्यू एनवायरनमेंट। नया परिवेश को देखते हुए हमें मॉडर्नाइजेशन को यहाँ पर इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा देश आगे बढ़ सकता है, ये उनका मानना था। In his report to the National People Congress at the time of the deliberation held on the draft of new constitution, the vice chairman of the constitutional revision committee observed that new constitution, some of the historical experiments of Chinese socialist development, reflect the common will and fundamental interest of all nationalists in the country, conform to the situation in China and meet the need of socialist modernization। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो कि वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन कमेटी के द्वारा जारी किया गया था, जहाँ पर वो सोशलिस्ट फिलोसफी को, सोशलिस्ट मॉडर्नाइजेशन को यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सोशलिस्ट मॉडर्नाइजेशन के थ्रू उनके सोसाइटी में क्या सब होगा। नाउ चाइना स्टैंड फॉर 3 रिप्रेजेंट मार्क्सिज्म, लेनिज्म, माओजेदंग और डेन जिनपिंग। अगर हम बात करें मार्क्सिज्म, लेनिज्म और माओजेदंग जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ही प्रभावित थे, उस आइडियोलॉजी को बिलीव करते थे, और एक तरफ डेन जिनपिंग जो कि मार्केट इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा गुरुत्व देते थे। वो चाहते थे कि चाइना सोसाइटी को अभी मार्केट इकोनॉमी का ज़्यादा ज़रूरत है, सोसाइटी में खाली कम्युनिस्ट फिलोसफी रखने से नहीं होगा, हमें हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें मार्केट सोशलिज्म के ऊपर भी बात करना है, तभी जाकर हमारे देश आगे बढ़ सकता है। फ्रेंड, मैं आपको अभी हाईलाइटेड पॉइंट्स सबको आपको डिस्कशन करके देता हूं ताकि आपको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था उसको लिखने में आपको मदद आ पाए। पहला,
जो 1982 कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सारा रिफॉर्म और चेंजेस लाया गया था, क्योंकि 1982 में माओ मर गए थे। माओ का फिलोसफी को उतना ही महत्व और नहीं रहा। जहां पर डेंग जिनपिंग का शुरुआत होता है। डेंग जिनपिंग एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर वो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। वो चाहते थे कि पावर जो होता था, वो जो सिंगल हैंडेड रहता था, उसको ख़त्म करना है, पावर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हर एक व्यक्ति तक ये पावर पहुंच पाए, हर एक व्यक्ति अपना पावर का यूटिलाइज ठीक से कर पाए ताकि चाइना आगे और तरक्की कर पाए। जनरल 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में जो कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ था उसको पर्टिकुलरली इसको क्रिटिसाइज बहुत किया गया है। वो सोचते थे कि कल्चरल रिवोल्यूशन के कारण उनके समाज में अस्थिरता देखने को मिला था। इसका और भी बहुत महत्व था, जैसे कि यहाँ पर न्यू पॉलिटिकल नॉर्म्स के बारे में बताया गया था, सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्टी पोस्ट के बारे में बताया गया था, और यहाँ पर जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट के करने के बारे में भी बताया गया था ताकि एक समाज का अच्छे तरह से निर्माण हो सके। यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा जगह यहाँ पर दिया गया था प्राइवेट सेक्टर में, ताकि उसमें भी उनका तरक्की हो सके। फ्रेंड, अभी हम बात करेंगे जो चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फीचर था, प्रेम्बुल ऑफ 1982 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सब विशेषताएं थे उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। पहले, चाइनीज़ प्रेम्बुल से हमें ये पता चलता है कि वो अपने कल्चरल एक्टिविटी, ट्रेडिशनल मीन्स एंड मेथड से ज़्यादा गाइडेड थे। वो अपने पास्ट अचीवमेंट को ज़्यादा गुरुत्व देते थे। फ्रेंड, चाइनीज़ प्रेम्बुल से हमें और एक चीज़ के बारे में पता चलता है कि वो नेचर ऑफ स्टेट को ज़्यादा महत्व दिया करते थे। उनके अलावा वो अपने पास्ट अचीवमेंट को भी इम्पोर्टेंस देते थे। उनके प्रेम्बुल में हमें उनके सोसाइटी के ट्रांजैक्शन के बारे में भी पता चलता है। चाइनीज़ प्रेम्बुल में हमें ज़्यादातर इन तीन महान फिलोसोफर जो थे, मार्क्सिज्म, लेनिज्म और माओइज्म के थॉट से गाइडेड होते हुए लोगों के भाव को हमें देखने को मिलता है। चाइनीज़ प्रेम्बुल में हमें सोशल लाइफ में जितने भी सारे हैम्पर करने वाले इंस्टीट्यूशन हैं उसको ओपोज करते हुए हमें चाइनीज़ प्रेम्बुल में देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने इंपेरियलिज्म, हेगोमोनिज्म, कॉलोनलिज्म को रिजेक्ट किए हैं। उनके प्रेम्बुल में हमें पंचशील नीति का भी वहाँ पर थोड़ा बहुत चीज़ हमें देखने को मिलता है, जो कि उनका नीति अगर कोई भी देश के साथ समझौता करना है व कोई भी रिलेशन करना है तो वो पंचशील नीति के आधार पर किया जाता था। चाइना के प्रेम्बुल से हमें और एक चीज़ के बारे में पता चलता है, उनके सोसाइटी के ट्रांजैक्शन के बारे में, जहां पर हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक से कैसे वो सोशलिस्ट के तरफ स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे सोशलिस्ट को अपना एक मूल मंत्र मान लेते हैं, उसके बारे में भी हमें उनके प्रेम्बुल में हमें देखने को मिला था। चाइनीज़ प्रेम्बुल में वो और एक चीज़ के बारे में भी दर्शाए थे, जहाँ पर उन्होंने सोशल मॉडर्नाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पर समाज का कैसे विकसित हो पाए, समाज कैसे आगे डेवलप कर पाए, उसके बारे में भी उनके प्रेम्बुल में बताकर ये लिखे हैं कि इन द ईयर टू कम चाइना विल कॉन्सेंट्रेट इट एफर्ट ऑन सोशल मॉडर्नाइजेशन थ्रू हार्ड वर्क एंड सेल्फ रिलायंस। तो इनका ये मानना था कि सोसाइटी को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके ऊपर चाइनीज़ के नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और उनके सोसाइटी को कैसे एक बेहतर से बेहतर बना जाए, तो उसके ऊपर भी चाइनीज़ के लोगों को ज़्यादा गुरुत्व देना है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है उसको चाइनीज़ के लोगों के द्वारा ही ये सब काम कराया जाएगा। अगर फ्रेंड हम 1982 कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, वहाँ पर सोशलिज्म स्पिरिट को ज़्यादा गुरुत्व दिया गया है, हर एक चीज़ को सोशल एस्पेक्ट में देखा गया है। साथ ही साथ वो अपना फर्दर डेवलपमेंट सोशलिस्ट सिस्टम के आधार पर करना चाहते थे। फ्रेंड, हमें उनका सोशलिस्ट स्पिरिट उनका आर्टिकल व धारा नंबर 1 जो आर्टिकल नंबर 1 में भी हमें देखने को मिला था, जहाँ पर वो लिखे हैं कि चाइना इज ए सोशलिस्ट स्टेट under people democratic dictatorship led by the working class and based on the alliance of worker and peasant. However, socialism is now being defined as market socialism. अगर हम फ्रेंड उनके सोशलिज्म को देखें तो वहाँ पर उन्होंने डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन के बारे में बात किए हैं, जहाँ पर वो वर्किंग क्लास को प्रायोरिटी देते हुए यहाँ पर बोल रहे हैं कि समाज में अगर हमें इक्वालिटी बजाय रखना है तो हमें सोशलिज्म स्पिरिट को अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी हो पाएगा। However, socialism is now being defined as market socialism. अभी का जो वर्तमान का सोशलिज्म है वो मार्केट सोशलिज्म है, जो कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ज़्यादा भराई करता है। वो इकोनॉमिक आधार पर ही अपने सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं।
चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है पंसिल एंड ओपोजिशन टू इंपेरियलिज्म। जैसे कि फ्रेंड हम जानते हैं कि पंसिल एग्रीमेंट एक बार चाइना और इंडिया के बीच में 1954 में हुआ था। उस दौरान हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे चाओ एन लाई के बीच में हुआ था। ये एग्रीमेंट 1 जून 1954 को दोनों देश के प्रमुखों के द्वारा साइन किया गया था, जिसका बेसिक प्रिंसिपल था म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। सेकेंड था नॉन एग्रेशन। थर्ड था नॉन इंटरफेरेंस टू ईच अदर इंटरनल अफेयर। फोर्थ था इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। और फिफ्थ नंबर जो था वो था पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अगर हम हर एक चीज़ को डिटेल में देखें तो यहाँ पर एक देश के साथ कैसे एक अच्छा समझौता किया जाए उसके ऊपर ये पंसिल एग्रीमेंट आधारित था। चाइना शुरुआत से ही इंपेरियलिज्म, हेगोमोनिज्म और कॉलोनियलिज्म को ओपोज करता आ रहा है। वो सोचता है कि इन चीज़ों के कारण हमारा समाज नष्ट होता है। साथ ही साथ चाइना बिलीव करता है दूसरे देश के साथ यूनिटी और इंटीग्रिटी बजाय रखने में। वो हर एक देश को मोरल सपोर्ट देता है, इकोनॉमिक सपोर्ट देता है, ताकि वो देश भी डेवलप हो सकें। चाइना हमेशा से ही विश्व कल्याण में अपना योगदान देता आ रहा है। वो हर एक देश को इंडिपेंडेंट करने में भी मदद करता है। हर एक देश को अपना जो भी सपोर्ट हो पाए वो सपोर्ट देने का ट्राई करता है। वो चाहता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन का प्रोग्रेस हो। ये ही चाइना का एक बेसिक प्रिंसिपल रहा है। इसलिए वो हर वक्त इंडिविजुअल का अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचता रहता है, कैसे एक इंडिविजुअल ग्रोथ कर पाए। चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है रिटेन एंड एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम चाइना कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो 1982 कॉन्स्टिट्यूशन को ही रिटेन एंड एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था, क्योंकि वो फुल एंड फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था। 1982 के बाद चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई भी रिवीजन नहीं हुआ था, वो फुल एंड फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था। उसका ड्राफ्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन कमेटी के द्वारा किया गया था और उसको डिस्कस किए थे स्टैंडिंग कमेटी, जो कि उनका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और उसको पास नेशनल पीपुल कांग्रेस के द्वारा किया गया था 4 दिसंबर 1982 को विथ फुल मेजोरिटी। फ्रेंड, 1982 कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि अगर हम पहले के तुलना में देखें जो 1954 में बना था, 1975 में बना था और 1978 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें उतना डिटेल में चर्चा नहीं किया गया था जैसे कि इस संविधान में किया गया था 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम फ्रेंड बात करें 1954 कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर 106 आर्टिकल को महत्व दिया गया था। वैसे अगर हम बात करें 1975 में 30 आर्टिकल्स व 30 आर्टिकल्स को गुरुत्व दिया गया था। वैसे अगर हम बात करें 1978 में 60 आर्टिकल्स, उसके तुलना में अगर अभी के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो चाइना में लागू है 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में 138 आर्टिकल्स को जगह दिया गया था, जहां पर वो हर एक चीज़ को ब्रीफ मैनर में डिस्कस किए थे। फ्रेंड, हमें चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में 138 आर्टिकल्स देखने को मिलता था, मगर उसको 4 चैप्टर में फर्दर डिवाइड किया गया था। अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर के बारे में, तो फर्स्ट चैप्टर में हमें 32 आर्टिकल्स देखने को मिलता था, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक, जहां पर जनरल प्रिंसिपल के बारे में बताया गया था। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें ब्रीफ मैनर में बताया गया था, जो कि हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 32 तक। वैसे ही फ्रेंड, अगर हम बात करें सेकेंड चैप्टर के बारे में, तो सेकेंड चैप्टर में हमें कुल 23 आर्टिकल्स देखने को मिलता था, जो कि आर्टिकल नंबर 33 से शुरू होता था और आर्टिकल नंबर 55 पर ख़त्म होता था, जहां पर हमें राइट्स के बारे में, ड्यूटी के बारे में वहां पर बताया गया है। वैसे ही फ्रेंड, अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर के बारे में, हमें थर्ड चैप्टर में कुल 79 आर्टिकल्स देखने को मिलता है, जो कि शुरू होता है आर्टिकल नंबर 56 में और ख़त्म होता है आर्टिकल नंबर 135 में। अगर हम उसके मूल उद्देश्य के बारे में बात करें, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और पावर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में वहाँ पर हमें बताया गया है। अगर हम फाइनल चैप्टर के बारे में बात करें, जो कि है उनका 4 चैप्टर, तो 4 चैप्टर में हमें 3 आर्टिकल्स देखने को मिलता है, जो शुरू होता है आर्टिकल नंबर 136 से और ख़त्म होता है आर्टिकल नंबर 138 में, जहां पर उनके नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और उनके जो कैपिटल है उसके बारे में वहां पर डिस्क्राइब किया गया है। चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है डिफिकल्ट मेथड ऑफ अमेंडमेंट। अगर हम चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये बहुत ही सख्त संविधान है, बहुत ही रिजिड है। इसको अमेंड स्पेशल मेथड के थ्रू ही किया जा सकता है। इसको अमेंड का पावर नेशनल पीपुल कांग्रेस, जो कि उनका पार्लियामेंट है, उसके थ्रू ही किया जा सकता है। उसको अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी व 2/3 वोट का ज़रूरत पड़ता है।
हाउएवर इन प्रैक्टिस इट वर्क एज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसको डिफिकल्ट क्यों कहा जाता है उसका कारण यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो चाइना एक यूनिटरी स्टेट है और उसका लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एनपीसी जो कि है नेशनल पीपुल कांग्रेस के पास ही है। सेकेंडली वहाँ पर सिंगल पार्टी का डोमिनेशन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा ही हर एक चीज़ को रूल एंड रेगुलेट किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर अमेंडमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। साथ हम इजी भी बोल सकते हैं क्योंकि हर एक चीज़ का शुरुआत एनपीसी से होता है, जो एनपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के थ्रू ही रूल एंड रेगुलेट किया जाता है। इस कारण यहाँ पर एनपीसी को एक कठपुतला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उनके जो संविधान में, वहाँ पर ओपोजिशन का कोई भी रोल ही नहीं है, वहाँ पर ओपोजिशन का कोई भी इतना जिक्र ही नहीं किया गया है। तो इस कारण वहाँ पर एक ही पार्टी का डोमिनेशन हमें बार बार देखने को मिलता है। वहाँ पर डोमिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बाय वन पार्टी वन लीडर टुगेदर मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम लॉ। यहाँ पर वो अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हर एक चीज़ जो चाइना में घटित होता है वो संविधानिक के मूल मंत्र के मुताबिक ही हर एक चीज़ घटित होता है। वो चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या लोगों का कल्याण हो, हर एक चीज़ के बारे में अपने संविधान से वो आइडिया ड्रॉ आउट करते हैं। वो संविधानिक मुताबिक अपने देश को चलाते हैं। हर एक व्यक्ति वस्तु संविधान के भीतर ही इंक्लूड है, वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हो या प्रेसिडेंट। साथ ही साथ यहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर भी बता रहे हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड एनपीसी के द्वारा ही किया जाता है बाय 2/3 वोट्स। 2/3 वोट के जरिए हम संविधान में बदलाव ला सकते हैं बोलकर यहाँ पर चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में हमें देखने को मिला है। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर्स है सेपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी, जो एक रियलिटी में ये सब इम्पॉसिबल है। कहने के लिए बोला जाता है कि सेपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी, मगर हम एक्चुअली देखें तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का ज़्यादातर बोलबाला होता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी होते हैं उनका बात को सुनते हैं सब लोग, और जो ऑर्डर और वो डिसीजन देते हैं उसी को ही पालन करते हैं सब लोग। मगर वहाँ पर लिखने को बोला गया है कि पार्टी और गवर्नमेंट के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता है। मगर हम अगर रियलिटी में देखें तो ज़्यादातर जो भी चीज़ होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा ही किया जाता है। चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है रिस्टोरेशन ऑफ रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर रिस्टोरेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि चाइना में जो प्रेसिडेंट का जो पद था उसको एबोलिश कर दिया गया था, जो कि 1982 में फिर से पुनर्बार उसको रिस्टोर किया गया था। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है रिस्टोरेशन ऑफ द रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। फ्रेंड, रिपब्लिक का मतलब है जो कि देश का जो सर्वप्रमुख व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति वो इलेक्टेड हैं। अगर हम चाइनीज संविधान को देखें तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के पोस्ट को 1975 कॉन्स्टिट्यूशन में एबोलिश कर दिया गया था। द ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट वेर कैरिड आउट बाय द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल पीपुल कांग्रेस। जो स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन हैं वो जो राष्ट्रपति का पद का जो भी ड्यूटी होता था वो सब ड्यूटी अभी स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन के द्वारा निर्वहन किया जाएगा। जैसे कि फ्रेंड अभी हमने देखा कि 1975 में इस प्रकार का व्यवस्था हमें चाइना में देखने को मिला था, मगर जब 1982 कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे चीज़ में बदलाव आ जाता है, जैसे कि फिर से पुनर्बार प्रेसिडेंट पोस्ट को रिस्टोर किया जाता है। 1982 में जब रिस्टोर हो गया उसके बाद वहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि एक प्रेसिडेंट उम्मीदवार के लिए क्या क्या सब एलिजिबिलिटी होगा। पहला, वो 5 साल के लिए वो ऑफिस होल्ड करेगा, साथ ही साथ उसका उम्र 45 ईयर से एबव होना चाहिए और वो चाइना का नागरिक होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया चाहिए होता था। अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि वो क्या क्या दायित्व निर्वहन करते थे। पहले तो वो अपॉइंट और रिमूव करते थे। किन किन को? प्रीमियर। प्रीमियर का मतलब है प्राइम मिनिस्टर। चाइना में प्रीमियर बोला जाता है। प्रीमियर, वाइस प्रीमियर, स्टेट काउंसिलर, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री एंड कमीशन, द ऑडिटर जनरल एंड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द स्टेट काउंसिल। ये सब लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करते थे और रिमूव भी करने का क्षमता राष्ट्रपति के पास ही होता था। अब हम चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर के बारे में देखेंगे। उसका अगला फीचर है फेथ इन द सॉवरेनिटी ऑफ द पॉपुलर विल। ज़्यादातर यहाँ पर बोला गया है कि हम पीपुल को विल के और पीपुल के विश को बहुत ही प्रायोरिटी देते हैं। हमारे लिए पीपुल सर्वप्रथम आता है, इसीलिए हम ज़्यादा बार चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में पीपुल वर्ड पाते हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ में पीपुल बोला जाता है, जैसे कि पीपुल सुप्रीम कोर्ट, पीपुल कांग्रेस, बहुत सारा चीज़। जो कि उनका आर्टिकल नंबर 2 में भी बोला गया है कि पावर इन द चाइना
बिलोंग्स टू द पीपुल, जहाँ पर वो पीपुल के सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटी को बहुत ही गुरुत्व भाव देते हैं। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट्स में ज़्यादातर वहाँ पर लोगों को अपना मौलिक अधिकार दिया गया है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट, राइट टू सिक्स इलेक्शन, राइट टू पर्सनल डिग्निटी, एसेट्रा एसेट्रा। अगर हम चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी उनके चैप्टर 2 में पूरा मूल भाव से दर्शाया गया है कि लोगों को क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए, वो क्या देश के प्रति ऑब्लिग्ड हैं, मीन्स ओबे क्या करना है, क्या उनको ड्यूटी फॉर्म करना, हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पर डिटेल में लिखा गया है। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है यूनिटरी स्टेट। अगर हम चाइना को देखें तो चाइना में बहुत से प्रकार के कल्चर के लोग रहते हैं, जहां पर वो एक यूनिटरी का प्रतीक बनकर रहते हैं। टोटल अगर हम बात करें, बहुत सारे मल्टीनेशनल स्टेट वहां पर रहते हैं, मल्टी नेशनलिस्ट, कुल वहां पर 56 नेशनलिस्ट रहते हैं, मगर वो सब रूल एंड रेगुलेट होते हैं सेंटर के थ्रू। चाइना के जो प्रमुख होते हैं उन लोगों के ऊपर शासित करते हैं। अगर फ्रेंड हम आर्टिकल नंबर 31 देखें, जो कि चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रोवाइड दैट स्टेट कैन एस्टैब्लिश स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन व्हेन नेसेसरी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ डिफरेंट नेशनलिस्ट within China. A number of autonomous region and country have been established. Moreover, for the administrative efficiency, China has also been divided into several provinces, municipalities, subdivision and district. तो यहाँ पर वो डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण वहाँ पर स्थापित करते हुए हमें देखने को मिला है। अगर कोई भी नेशनल स्टेट को कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो वो चाइना के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बहुत सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूप में। अब हम देखेंगे चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर के बारे में, जो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अगर देखें तो 1988 कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल को दिया गया था प्रायोरिटी, और वहाँ पर बोला गया था कि हम एक सदन का निर्माण ऐसे करेंगे जहाँ से विभिन्न वर्ग से लोग आकर अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाएँ। जनरली हम देखें तो यूनिकैमरल ऑफ जो लेजिस्लेचर हैं उसमें 2980 मेंबर हैं, जो मेंबर डिसाइड करते हैं जितने भी इलेक्टेड बॉडी हैं, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ ऑडिटर जनरल। उस सब इलेक्शन में ये लोग मूल भाव से आकर पार्टिसिपेट करते हैं और उनके फेवर में वोट देकर उनको जिताते हैं, जो अगले स्टेज में जाकर जितना भी इम्प्लीमेंट काम होता है उनके द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के और एक फीचर के बारे में, जो कि है सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। हम पार्शियली बोल सकते हैं कि चाइना में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है, मगर मूल रूप में देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर काम स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। अगर एनपीसी का काम देखें तो एनपीसी खाली इलेक्ट करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, स्टेट काउंसिल, प्रीमियर, वाइस प्रेसिडेंट, ऑडिटर जनरल, इस चीज़ लोगों को क्या करता है वो इलेक्ट करता है और उसका काम इतना ही रहता है। और अगर कोई चीज़ इनकेस उनको किसी के अगेंस्ट किसी लाना है, अमेंडमेंट करना है कि रिकॉल करना है, तो उस टाइम में भी वो कर सकते हैं कुछ। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन और एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो कि है प्रोविजन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। हम देखते हैं कि जहाँ पर चाइना में लोकल बॉडी के द्वारा ज़्यादातर डायरेक्टली इलेक्शन होता है, जो कि वहाँ पर पीपुल खुलकर आकर वोट करते हैं, मगर जो इलेक्टेड होते हैं जो लोकल बॉडी में, वो जो मेंबर वो इनडायरेक्टली और दूसरे मेंबर को इलेक्ट करके एनपीसी को भेजते हैं। चाइना का प्रोविंसेस बहुत सारा म्यूनसिपालिटी, सिटी, यूनिट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न में डिवाइड होकर बना है, जहाँ से लोग चुन कर जाते। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है जनरल स्कूल ऑफ गवर्नेंस, जो कि 1982 में हुआ था, जहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में ये सब दर्शाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं आर्टिकल नंबर 1 सोशल स्टेट के बारे में वहाँ पर बोला गया है। आर्टिकल नंबर 2 जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 3 दैट 1988 कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या उसमें होगा, कैसे इलेक्शन होगा, उस टोटल प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जनरल प्रिंसिपल में इंक्लूडेड है। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है प्रोविजन रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, कि जहाँ पर जानते हैं कि हम डेंग जिनपिंग जो कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाए थे कि हम चाइना को इस प्रकार का बनाएंगे जहाँ पर बहुत कॉम्बिनेशन होगा सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट, दोनों के साथ ही हम चाइना को आगे की तरफ ले चलेंगे। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट फीचर, चाइना एज ए मल्टीनेशनल स्टेट। मल्टीनेशनल स्टेट का मतलब है ये है कि चाइना में और बहुत सारे देशों के लोग भी रहते हैं, वो देश चाइना के साथ इनक्रॉप्टेड हैं, जैसे कि हम मंचूरिया, हांगकांग के बारे में जैसे जानते हैं, वैसे देश यहाँ पर चाइना के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उनके राइट्स लिबर्टी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। अगर हम फ्रेंड चाइना के संविधान को देखें तो वहाँ पर पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना
को सिंगल मल्टीनेशनल स्टेट के रूप में घोषित किया गया है, जहां पर 56 नेशनलिस्ट को मॉडर्न चाइनीज नेशन में इंटीग्रेट किया गया है। और उसका अब उदाहरण हमें आर्टिकल नंबर 4 में मिलता है, जहां पर नेशनलिस्ट के इक्वालिटी के बारे में मेंशन किया गया है। वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नेशनलिस्ट के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है व भेदभाव करता है तो उसको सरकार के द्वारा पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ऑल नेशनलिस्ट टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप देयर लैंग्वेज एंड कस्टम। तो यहाँ पर उनके संविधान में ये साफ साफ बता दिया गया है कि हर एक नेशनलिस्ट का राइट्स और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना ये सरकार का दायित्व है। साथ ही साथ सरकार उनके लैंग्वेज और कस्टम को भी ध्यान में रखते हुए ही आइन बनाएंगे और उनको प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन देना सरकार का मूल लक्ष्य होगा। हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर, जहां आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट ऑफ चाइना के बारे में, जिसको हम बोलते हैं यूनिकैमरा लेजिस्लेचर ऑफ चाइना। चाइना के पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल पीपुल कांग्रेस। जैसे इंडिया में उसका पार्लियामेंट है जो लोकसभा राज्यसभा लेकर बनता है, वैसे ही चाइना में यूनिकैमरा लेजिस्लेचर है जहां पर एक ही सदन है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पीपुल कांग्रेस। जो वर्तमान का जो नेशनल पीपुल कांग्रेस है वो 13 नेशनल पीपुल कांग्रेस। अगर हम चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखें तो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार रिवाइज हो चुका है, जो कि 1954, 1975, 1978 और जो फाइनल हम बोल सकते हैं स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है 1982 कॉन्स्टिट्यूशन। अगर चाइना के पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया गया था? जो 1954 कॉन्स्टिट्यूशन था, उसी कॉन्स्टिट्यूशन से ही वो चीज़ को एडॉप्ट किया गया था। चाइना में कुल 138 आर्टिकल पाया जाता है, उसके साथ साथ 4 चैप्टर है। उस 4 चैप्टर में क्या क्या चीज़ है हम अभी देखेंगे। जनरली फर्स्ट चैप्टर में है जनरल प्रिंसिपल, जो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 32। सेकेंड चैप्टर में है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, जो कि आर्टिकल नंबर 33 से लेकर 55 तक। और थर्ड चैप्टर में है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि 56 से लेकर 135 के बीच में है। अगर उसका फाइनल चैप्टर जो कि है 4th चैप्टर, जहां पर बोला गया है नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 136 से लेकर 138 के बीच में है। वर्तमान को देखें तो चाइना के जो नेशनल पीपुल कांग्रेस है वो कितना नंबर का है? वो 13 पीपुल कांग्रेस है, जहां पर लोग जाते हैं और अपने ही जितने भी लोकल बॉडी से चुनकर जाते हैं अथवा उनको प्रोविंसेस द्वारा चुना जाता है, तो वो अपने डिबेट डिस्कशन वहाँ करते हैं। अगर हम नेशनल पीपुल कांग्रेस के बारे में बात करें तो ये दुनिया में से सबसे बड़ा सदन है, जहां पर बहुत सारे मेंबर चुनकर आते हैं भिन्न भिन्न प्रोविंसेस से। अगर उसके कुल मेंबर के बारे में बात करें तो टोटल है उसमें 2980 मेंबर, जो कि भिन्न प्रोविंसेस से चुनकर आते हैं। अब हम नेशनल पीपुल कांग्रेस को डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली नेशनल पीपुल कांग्रेस क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ है। अगर हम बात करें तो नेशनल पीपुल कांग्रेस को जनरली बोला जाता है हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर, जहां पर लोग निर्वाचित होकर जाते हैं इनडायरेक्टली और वहां पर बैठते हैं और अपने जितने भी प्रोविंसेस से वो सिलेक्ट होकर आते हैं उसके बारे में डिबेट डिस्कशन करते हैं। तो नेशनल लेजिस्लेचर को क्या बोला जाता है? पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। जैसे कि हमारे यहाँ बोला जाता है संसद, वैसे ही चाइना में बोला जाता है नेशनल पीपुल कांग्रेस। नेशनल पीपुल कांग्रेस में है कुल 2980 मेंबर, जो कि अभी वर्तमान स्टेट में अगर देखें तो साथ ही साथ उसको बोला जाता है लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री बॉडी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत सारे लोकल बॉडी और प्रोविंसेस से चुनकर आते हैं। अगर हम नेशनल पीपुल कांग्रेस के सेशन के बारे में बोलें तो ये 2 सप्ताह के लिए बैठता है, हर साल 2 सप्ताह के लिए होता है। जैसे हमारे इंडिया में होता है 3 सेशन हम करते हैं, वैसे ही उनका क्या होता है साल में 2 ही हफ्ता होता है जो सेशन चलता है। उस सेशन में क्या करते हैं वो अपना डिबेट डिस्कशन करते हैं और उनके जितने भी मेंबर को बोला जाता है मेंबर आर कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द टाइम लेजिस्लेटर एंड आर नॉट पेड। तो जनरली क्या होता है, जनरली वो हर सेशन में कभी भी नहीं आते हैं, साल में से एक ही सप्ताह 2 सप्ताह के लिए वो सेशन बैठता है, जिसमें से उनको बोल सकते हैं कि एक प्रकार का उनके पास कुछ अथॉरिटी नहीं है। तो साल भर में कौन वो फंक्शन करता है, कौन प्रॉब्लम सुनता है, कौन लॉ पॉलिसी बनाता है। तो एक्चुअली हम उसके बारे में बात करें तो जनरली होता है स्टैंडिंग कमेटी बोलकर। स्टैंडिंग कमेटी क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस का एक पार्ट है, जो बॉडी है क्या करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी हम कह सकते हैं, जो एक्चुअली फंक्शन करता है। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका था कि जो एनपीसी होता है, तो एनपीसी मीन्स क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस, जो कि एक अथॉरिटी लेस बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपना अथॉरिटी और एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर देता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी। तो साल भर जितना साल होता है वो साल भर कौन ये सब रेगुलेट करता है? वो स्टैंडिंग कमेटी ही करता है। उस स्टैंडिंग कमेटी को कौन इलेक्ट करता है? एनपीसी करता है। एनपीसी कुल 170 मेंबर को चुनता है और उनको एक क्या देता है, एक अथॉरिटी देता है कि आप सब सेशन कंडक्ट करोगे, साथ ही साथ जितना भी पॉलिसी स्कीम आपके द्वारा ही बनाया जाएगा।
तो ये है एक टाइप का अथॉरिटी बोल सकते हैं कि एक टाइप का कमिटी जो कि एनपीसी के अंडर में होता है, जिसको हम फुल अथॉरिटी दिया गया है एनपीसी द्वारा कि आप ये सब चीज़ कंडक्ट करेंगे। साथ ही साथ वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रीमियर के इलेक्शन में भी अपना सहयोग देते हैं और उसको अच्छे से कंडक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे एनपीसी के द्वारा क्या क्या फंक्शन किया जाता है। मुख्यतः वहाँ पर 4 ही फंक्शन करता है एनपीसी, ज़्यादातर होता है उनका। टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओवरसीज इज एनफोर्समेंट। सेकेंड है टू एनेक्ट एंड अमेंड बेसिस लॉ गवर्निंग क्रिमिनल ऑफेंस, सिविल अफेयर, स्टेट ऑर्गन एंड अदर मैटर्स। थर्ड है टू इलेक्ट एंड अपॉइंट मेंबर टू द सेंट्रल स्टेट ऑर्गन। फोर्थ है टू डिटरमाइन मेजर स्टेट इशू। तो ये ही 4 एक्शन है जो कि परफॉर्म किया जाता है एनपीसी के द्वारा। तो वेस्टर्न कंट्री के लोग जो एनपीसी को क्या बोलते हैं, रबर स्टैम्प बोलते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा अथॉरिटी नहीं है जैसे कि बाकी संसद में देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा में पीपुल को मिला है जैसे एक अथॉरिटी, वैसे ही अगर बोलें जितने भी आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनको ऐसा कुछ टाइप का अथॉरिटी ही नहीं मिला है। तो सब फंक्शन किसके द्वारा किया जाता है, सब फंक्शन स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है। इसीलिए वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्री के लोग बोलते हैं कि एनपीसी एक टाइप का रबर स्टैम्प है, उसका वैल्यू ही नहीं है। एनपीसी को रबर स्टैम्प कहने का दूसरा कारण ये है कि जो जितना भी फंक्शन होता है वो कौन करता है, एक्चुअली स्टेट अथॉरिटी होते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है रबर स्टैम्प की तरह लिया जाता है। अब हम देखेंगे एनपीसी के टर्म के बारे में। तो एनपीसी के जितने भी मेंबर होते हैं वो 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं, जो कि साल में एक ही बार में अपना सेशन कंडक्ट करते हैं, जो कि 2 सप्ताह के लिए होता है। जनरली वो 10 से 14 दिन के लिए वो बैठता है। वो कहाँ पर बैठता है, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल ऑन द वेस्ट साइड ऑफ तिनानमेन स्क्वायर ऑफ बेजिंग। तो जनरली ये उनके कैपिटल सिटी के एक प्लेस में जो कि तिनानमेन है, वहाँ पर ही उनका संसद बैठता है। अभी हम देखेंगे कि एलपीसी के जितने भी आते हैं डेलीगेट, वो लोग कैसे चुनकर आते हैं। तो अगर हम बोलेंगे तो जितने भी मेंबर होते हैं वो होते हैं प्रोविंशियल पीपुल असेंबली से चुने गए मेंबर होते हैं। जनरली उनको इलेक्शन कैसा होता है, अगर हम बोलें तो डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ से देखने को मिलता है, लोकल पीपुल असेंबली से। जितना भी लोकल बॉडीज इलेक्शन होता है वहाँ से लोग डायरेक्टली वोट देकर जिताकर लोगों को भेजते हैं। वही लोग फर्दर इनडायरेक्टली क्या करते हैं, जितने भी मेंबर को प्रोविंशियल लेवल में भेजते हैं, वो प्रोविंशियल लेवल फिर उनको रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पर, एनपीसी में। अब हम एनपीसी के मेंबरशिप के बारे में देखेंगे। तो एनपीसी में कुल कितने मेंबर हैं, 2980 मेंबर हैं। जो 2980 मेंबर हैं वो बहुत सारे प्रोविंसेस से चुनकर आते हैं। तो अगर उनका पार्टी के बारे में बात करें तो वहाँ पर सिंगल पार्टी देखने को मिलता है। ज़्यादातर वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एक प्रकार का बोलें तो वहाँ पर किसका दबदबा चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जितना भी लेजिस्लेटिव पावर हो, एग्जीक्यूटिव पावर हो और जुडिशरी पावर है, किसके द्वारा फॉर्म होता है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा ही फॉर्मेशन किया जाता है। अब हम देखेंगे द नेशनल कमिटी ऑफ द चाइनीज पीपुल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो नेशनल कमिटी ऑफ द चाइनीज पीपुल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस क्या है, एक टाइप का एडवाइजरी बॉडी है जो कि एनपीसी को एडवाइज करता है कि क्या क्या चीज़ हमें करना चाहिए और क्या क्या नहीं। तो उनके सेशन के बारे में बात करें तो दोनों मिलकर ही एक साथ ही सेशन बैठते हैं और ज़्यादातर डिस्कशन उन दोनों के बीच में ही होता है। जो हम देखने को मिलता है एनुअली बैठता है, जो 2 सप्ताह के लिए बैठता है, उस सप्ताह में ये भी जाकर उसके साथ पार्टिसिपेट करता है। कौन, सीपीसीसी। कौन है, द कमिटी ऑफ चाइनीज पीपुल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस। उनको सेशन को क्या बोला जाता है, नेशनल लिंगुहाई, जहाँ पर दोनों पॉलिटिकल लेवल में डिस्कशन करते हैं, दोनों ही सीपीसीसी साथ ही साथ एनपीसी। अब हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो कि है स्टैंडिंग कमेटी, उसके बारे में आज जानेंगे। स्टैंडिंग कमेटी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जितना भी डिसीजन होता है उसके द्वारा ही लिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी क्या है, स्टैंडिंग कमेटी एक टाइप का अथॉरिटी बॉडी है जिसको कौन चुनता है, एनपीसी के द्वारा चुने जाते हैं। वो क्या करते हैं, जनरली जितना भी डिसीजन होता है उनके द्वारा ही लिया जाता है, क्योंकि वो एक परमानेंट बॉडी है जो अंतराल में डिस्चार्ज होते रहते हैं। साथ ही साथ जितना भी हाई लेवल का डिबेट डिस्कशन होता है इन दोनों ही के द्वारा ही लिया जाता है। तो ज़्यादातर साल में एक ही सप्ताह में बैठता है वो एनपीसी, मगर पूरा साल को देखें तो वो सब डिसीजन कौन किसके द्वारा लिया जाता है, वो है स्टैंडिंग कमेटी। अगर इलेक्शन जो भी होता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो भी इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, स्टैंडिंग कमेटी द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम उनके इलेक्शन प्रोसीजर में रोल में देखें तो वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ जितने भी चुनते हैं वाइस प्रीमियर उनके इलेक्शन में भी ये दोनों मिलकर ही वोट करते हैं। एनपीसी में कुल कितने मेंबर हैं, 175 मेंबर हैं जो कि एनपीसी द्वारा चुने जाते हैं।
जहां पर आज हम बात करेंगे चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि चाइना के संविधान और भारत के संविधान में क्या सब अंतर है। अगर हम भारत के संविधान को देखें तो ये गणतांत्रिक भाव मूल रखकर बनाया गया था, मगर अगर चाइना के संविधान को देखें तो जहाँ पर हमें सामाजिक भाव व सोशलिज्म स्पिरिट हमें देखने को मिलता है। अगर हम चाइना को और विस्तार से चर्चा करें तो चाइना अब दुनिया में इसलिए भी मशहूर है क्योंकि उनका जो पार्लियामेंट बहुत ही लार्ज पार्लियामेंट व बिगेस्ट पार्लियामेंट बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मेंबर होते हैं व रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुल 2980 मेंबर होते हैं जो कि विभिन्न भिन्न प्रोविंसेस से चुनकर आते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर देखें तो जो उनका पार्लियामेंट होता है वो यूनिकैमरल होता है, दुनिया में इकलौता वैसा पार्लियामेंट जहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एनपीसी व नेशनल पीपुल कांग्रेस। अगर हम वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना को और डिटेल में देखें तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन व संविधान 1975 में बनाना शुरू हुआ था, पहली बार वहाँ पर अटेम्प्ट किया गया था, जहाँ पर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म और माओइज्म के फिलोसफी में बनाने की कोशिश किया गया था, मगर वो फेलोअर रहा। और 1978 में फिर से उसको पुनर्बार माओ के फिलोसफी से बनाने की कोशिश किया गया था। फिर 1978 में फिर पुनर्बार उसमें कुछ बदलाव लेकर फिर से और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया गया था, और लास्ट में 1982 को फाइनली उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था, जो कि 4 दिसंबर 1982 में लागू हुआ था। अगर हम चाइना के संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर 138 आर्टिकल व 138 धारा व आर्टिकल्स देखने को मिलता है। साथ ही साथ वो 4 चैप्टर में डिवाइड हुआ है। अगर हम पहला चैप्टर जहाँ पर जनरल प्रिंसिपल जो कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है, वैसे अगर हम सेकंड चैप्टर देखें तो सेकंड चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी के बारे में लिखा गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 33 से लेकर आर्टिकल नंबर 50 तक फैला हुआ है। वैसे अगर आप चैप्टर 3 के बारे में बात करें जहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में बताया गया है, जो कि धारा 56 से लेकर 135 में मेंशन किया गया है। और जो आखिरी चैप्टर है जहां पर उनके नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 136 से लेकर 138 तक मेंशन किया गया है। तो वहां पर कुल कितना आर्टिकल देखने को मिलता है? 138 आर्टिकल। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में हम मुख्यतः ऐसे आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आर्टिकल हमारे भारत के संविधान में भी देखने को मिलता है, और उन दोनों के संविधान को हम कंपेयर करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आर्टिकल्स हमारे संविधान और उनके संविधान में मिलता जुलता है। जैसे कि हम आर्टिकल 1 सोशलिस्ट स्टेट उनके वहाँ है, हमारे आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट, वैसे उनका आर्टिकल 19 में एजुकेशन के बारे में दिया गया है, वैसे यहाँ हमारे आर्टिकल 21A में एजुकेशन के बारे में दिया गया है। वैसे अगर उनके डेमोक्रेसी जो आर्टिकल 3 में बोला गया है जहाँ पर डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज है, तो वो आर्टिकल नंबर 3 में मेंशन किया गया है। वैसे ही उनका आर्टिकल नंबर 12 में पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर बोला गया है। आर्टिकल नंबर 48 में इक्वल राइट्स टू वुमेन के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 37 में फ्रीडम ऑफ पर्सन, आर्टिकल 33 में सिटीजनशिप, आर्टिकल 35 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन आर्टिकल 42 में राइट ड्यूटी टू वर्क इंडिया में, आर्टिकल नंबर 41 में वो चीज़ मेंशन किया है। तो ऐसे करके हम सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और प्रयास करेंगे कि चाइना का संविधान हमारे संविधान से थोड़ा कैसे मिलता है कि अलग है, कि किस प्रकार का संविधान दोनों देशों में देखने को मिलता है, उसके बारे में और जान पाएंगे। अगर हम चाइना के संविधान के पहले आर्टिकल व पहले धारा को देखें, वहाँ पर लिखा गया है कि चाइना एक सामाजिक राष्ट्र है। तो उसका इंग्लिश अनुवाद में लिखा गया है कि द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ए सोशलिस्ट स्टेट अंडर द पीपुल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लेड बाय द वर्किंग क्लास एंड बेस्ड ऑन द अलायंस ऑफ वर्कर एंड पीजन। तो जनरली यहाँ पर सामाजिक यहाँ पर क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर वर्किंग क्लास और बहुत सारे अन्य वर्ग के लोगों को मिलकर ही उनका जो राष्ट्र व स्टेट बना हुआ है। चाइना में और एक चीज़ हमें देखने को मिला है कि चाइना के जो स्टेट बा उसके कंट्री में हमें सोशलिज्म स्पिरिट ज़्यादा देखने को मिला रेदर देन इंडिविजुअलिज्म। वैसे अगर हम चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 को देखें जहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है कि द स्टेट ऑर्गन ऑफ द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। तो किस प्रकार का डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज। तो उनका जो डेमोक्रेसी सेंट्रलाइज होकर देखने को मिलता है।
वैसे उनका और एक आर्टिकल जो आर्टिकल 19 में एजुकेशन के बारे में बोला गया है, जैसे हमारे भारत में आर्टिकल नंबर 21A में राइट टू एजुकेशन के बारे में बोला गया है, वैसे ही चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में एजुकेशन के बारे में बोला गया है। तो वहाँ पर लिखा गया है कि द स्टेट अंडरटेक्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट एजुकेशन एंड वर्क राइज द साइंटिफिक एंड कल्चरल लेवल ऑफ द होल नेशन। तो वो एजुकेशन के थ्रू में वो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को स्प्रेड करना चाहते हैं, ताकि जितने भी लोग अपने कल्चरल इनहेरिटेंस को पहचान पाए और अपने हिस्ट्री को भली भांति जान पाए कि वो किस माध्यम से कैसे उनका देश अग्रसर हुआ और कैसे आज विकसित राष्ट्र में परिणत हुआ, उसके बारे में जानने के लिए वहाँ पर एजुकेशन को बहुत ही प्रायोरिटी दिया गया था। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक आर्टिकल जो कि आर्टिकल नंबर 33 में सिटीजनशिप के बारे में बोला गया है, नागरिकता के बारे में बोला गया है। वैसे हमारे भारत के संविधान को देखें, जहाँ पर नागरिकता के बारे में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 में मेंशन किया गया है, वैसे ही चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में उसको आर्टिकल नंबर 33 में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल पर्सन होल्डिंग द नेशनलिटी ऑफ द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना आर द सिटीजन ऑफ पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो व्यक्ति चाइना में रहता है और चाइना के नेशनलिटी हासिल किया है, उसको ही यहाँ पर मेंबर ऑफ व सिटीजन ऑफ पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना कंसिडर किया जाएगा। वैसे ही अगर हम चाइना के वोटिंग राइट्स के बारे में बोलें, जहाँ की आर्टिकल नंबर 34 में वोटिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बोला गया है, वैसे हमें भारत के संविधान देखें जो कि आर्टिकल नंबर 326 में मेंशन किया गया है। वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ऑल सिटीजन ऑफ द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना हु हैव रीच्ड द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट। जैसे कि हम जानते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक बना है, पूरा यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया है, जिसका उम्र 18 साल से ऊपर है वो वोटिंग का कैपेबिलिटी रखता है, वो वोट देने का अधिकार भी वो चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। वैसे उनके आर्टिकल नंबर 42 में राइट एंड ड्यूटी टू वर्क, जैसे कि हमारा आर्टिकल नंबर 41 में राइट टू वर्क में बारे में बोला गया है, वैसे ही चाइना कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 42 में राइट टू वर्क के बारे में बोला गया है, जहाँ पर लिखा गया है कि सिटीजन ऑफ द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना हैव द राइट एज वेल एज द ड्यूटी टू वर्क। तो उनका ये अधिकार भी है, साथ ही साथ उनका कर्तव्य है कि वो चाइना में रहते हुए कुछ काम करें। वैसे आर्टिकल नंबर 58 में लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बोला गया है, जहां पर द नेशनल पीपुल कांग्रेस एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी एक्सरसाइज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट। तो यह जो उनका एनपीसी होता है, दो चीज़ से गठित होता है, एक स्टैंडिंग कमेटी और एक नेशनल पीपुल कांग्रेस। नेशनल पीपुल कांग्रेस मीन्स उनका जो पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल पीपुल कांग्रेस, और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है जो कि उनका स्टैंडिंग कमेटी। ये दोनों ही ज़्यादातर वहाँ पर फंक्शन करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर इन दोनों और उनके पास ही होता है। वैसे अगर हम एनपीसी के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो नेशनल पीपुल कांग्रेस कंपोज ऑफ डिप्यूटी इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंसेस, autonomous region, municipality directly under the central government and the special administration region and deputy elected from the armed force, all the minority nationality and entitled to appropriate representation। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ग से जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में बोला गया है कि जो हमारे चाइना में बहुत सारे श्रेणी से, बहुत सारे प्रोविंसेस, कम्युनिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ही यहाँ पर आकर अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन दे पाते हैं। एनपीसी के टर्म्स के बारे में वहाँ पर आर्टिकल नंबर 60 में मेंशन किया गया है, जहाँ पर उनके टाइम पीरियड जो एनपीसी होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के बाद फिर वहाँ पर दोबारा निर्वाचन होता है, दोबारा 5 साल के लिए फिर मेंबर सब चुनकर आते हैं। उसके बारे में आर्टिकल नंबर 60 में मेंशन किया गया है। वैसे अगर हम आर्टिकल नंबर 63 देखें तो पावर ऑफ रिकॉल, तो पावर ऑफ रिकॉल में यहाँ पर बोला गया है कि किसको किसके ऑफिस से ओवरथ्रोन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रीमियर हो, तो उनके ऑफिस से उनका निकाला कैसा जा सकता है, आर्टिकल नंबर 63 जो कि पावर ऑफ रिकॉल के माध्यम से। इसे हम आर्टिकल नंबर 65 को देखें, जहां पर कंपोजिशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बोला गया है कि स्टैंडिंग कमेटी किस प्रकार बनता है, उसके बारे में वहाँ पर लिखा गया है। अगर हम स्टैंडिंग कमेटी को देखें जो कि 57 आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि एक परमानेंट बॉडी है जहाँ पर 180 से लेकर 200 मेंबर चुने जाते हैं, किसके द्वारा, एनपीसी के द्वारा, और वहाँ पर एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन चुनते हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बाकी सब निर्णय लेता है कि किस प्रकार का व्यवस्था चाइना में होगा। वैसे आर्टिकल नंबर 66 में टर्म ऑफ स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बोला गया है, कितने महीने के लिए, कितने ईयर के लिए होते हैं, उसके बारे में मेंशन किया गया है। ज़्यादातर स्टैंडिंग कमेटी और एनपीसी 5 साल के लिए ही होते हैं, तो उसका भी टर्म पीरियड 5 ईयर ही होता है। वैसे हम आर्टिकल नंबर 79 जो कि इलेक्शन और क्वालिफिकेशन, जो कि उनके राष्ट्रपति को लेकर यहाँ पर बोला गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहाँ पर लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना इलेक्टेड बाय एनपीसी। तो एनपीसी के द्वारा ही उनको चुना जाता है, जो होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल में मेंशन हुआ है, आर्टिकल नंबर 79 में। वैसे ही उनको पावर आर्टिकल नंबर 80
से मिला है आईटी में, उनको पावर के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। वैसे अगर हम बात करें द स्टेट काउंसिल, जो कि आर्टिकल नंबर 85 में मेंशन किया गया है, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में वहाँ पर बोला गया है। द स्टेट काउंसिल दैट इज द सेंट्रल पावर गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर, इट इज द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्टेट काउंसिल क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्गन जितने भी उनके स्टेट में होता है, ये लोग उनको रेगुलेट करते हैं। उनका जो हेड होते हैं प्रीमियर, जिनको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। वैसे अगर आर्टिकल नंबर 86 को देखें तो वहाँ पर स्टेट काउंसिल बा एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कंपोजिशन के बारे में बोला गया है। वैसे अगर हम आर्टिकल नंबर 87 देखें, जहाँ पर द स्टेट काउंसिल के टर्म पीरियड के बारे में बोला गया है। अगर हम उनके टर्म पीरियड के बारे में बात करें, वो एनपीसी के साथ समान ही होते हैं। जैसे कि एनपीसी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वैसे ही द स्टेट काउंसिल के जितने भी मेंबर होते हैं वो भी 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। अगर हम वैसे आर्टिकल नंबर 123 को देखें, जहाँ पर जुडिशियल ब्रांच के बारे में बोला गया है, द पीपुल कोर्ट एंड द पीपुल प्रोक्रियोटरेट्स। वैसे और एक आर्टिकल जो कि आर्टिकल नंबर 127, जहाँ पर सुप्रीम पीपुल कोर्ट के बारे में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 134 में राइट टू यूज़ नेशनल लैंग्वेज के बारे में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 136 जहाँ उनके फ्लैग के बारे में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 137 में उनके एम्बलम के बारे में, और आर्टिकल नंबर 138 में उनके कैपिटल के बारे में बोला गया है।